नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात कर रहे थे हम भूगोल की और लास्ट चैप्टर में मैंने आपको अक्षांश देशांतर रेखाएं और भारत के कुछ फैक्ट्स बताए थे। भारत एक परिचय, काफी फैक्ट्स हमने किए थे। आज देखिए हम बात करेंगे भारत के भौतिक विभाजन की। देखिए भौतिक विभाजन में हमको क्या पढ़ना होता है कि फिजिकली, है ना, ज्योग्राफिकली भारत के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं, जैसे उत्तर में एक महान हिमालय पर्वतमाला है ना। जैसे मैं बना ही देता हूँ आपके लिए। बात करें अपन आगे चल के, जैसे ये भारत का आप एक नक्शा लीजिए, तो इस भारत के उत्तर में आपको एक बड़ी पर्वतमाला मिलेगी इस तरीके से, जिसे आप हिमालय पर्वतमाला कहते हैं, है ना। इस हिमालय पर्वतमाला के नीचे यहाँ पर आपको एक मैदानी भाग मिलेगा आगे तक, ये पूरा, है ना। ऐसा ऐसा मैदानी भाग आपको यहाँ भी मिलेगा, यहाँ पर और यहाँ पर, ये पूरा, ये भी एक मैदानी भाग है, ठीक है। फिर आप देखिए, आपको भारत के बीच में पठारी भूमि मिलेगी। पठार होते हैं ना, यहाँ पर आपको मालवा का पठार मिलेगा, है ना। आपको यहाँ पर दक्कन का पठार मिलेगा, कर्नाटक का पठार मिलेगा, छोटा नागपुर का पठार मिलेगा, मेघालय या शिलोंग का पठार मिलेगा। इसके अलावा आपको कई सारे द्वीप मिलेंगे। आपको यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलेंगे, यहाँ पर आपको लक्षद्वीप समूह मिलेगा। बात समझ रहे। तो बेसिकली अगर आप इस पूरे भारत की बात करें तो आपको यहाँ पर 5 जो है वो भौतिक प्रदेश मिलते हैं। पहला मिलता है महान हिमालय, दूसरा मिलता है आपको मध्यवर्ती मैदान, तीसरा आपको मिलता है प्रायद्वीपीय भारत, और चौथा आपको मिलता है तटीय मैदान, और पांचवा आपको मिलता है भारतीय द्वीप समूह। बात समझ रहे। तो देखिए जो नंबर मैंने लिखे हैं ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे ये है महान हिमालय पर्वतमाला, ये हमारे मध्यवर्ती मैदान, ये पूरा जो है ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत, है ना, ये हमारा तटीय मैदान, और ये हमारे क्या है, द्वीप समूह। तो इस प्रकार से भारत के अंदर इन भौतिक प्रदेशों को विभाजित किया गया। सबसे पहले मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा कि इन 5 भौतिक प्रदेशों का निर्माण कैसे हुआ, ये अस्तित्व में कैसे आए। देखिए इसके लिए अपन को वैगनर की थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए हम किसको पढ़ेंगे, वैगनर की थ्योरी को पढ़ेंगे, वैगनर के सिद्धांत को पढ़ेंगे। ले लेते हैं अपन। देखिए वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है ना, इसे थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है। वैगनर का कहना था कि अगर आप पूरे विश्व के मानचित्र को देखें तो इस विश्व के मानचित्र के अंदर जितने भी बड़े बड़े महाद्वीप हैं वो एक तरह से एक पजल के टुकड़े, वो इस प्रकार की शेप में है कि अगर एक महाद्वीप को किसी दूसरे महाद्वीप के चारों तरफ कहीं जोड़ने का प्रयास किया जाए तो वो कई जगहों पर एकदम फिट हो जाता। बात समझ रहे। एक जिक्सॉ पजल कैसे होती है, पजल करी होगी आपने बच्चों की, वो होती थी उसके सारे टुकड़े अलग करके हम उसे एक एक टुकड़ा जोड़ते थे। तो वैगनर ने भी यही कहा कि ये जो पूरे पूरे बड़े बड़े महाद्वीप हैं ये वास्तव में प्राचीन काल में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था सारे के सारे आपस में जुड़े हुए थे। वैगनर के पास इसका कोई खास प्रमाण नहीं था। वैगनर के पास सिर्फ इतना ही प्रमाण था कि आप अफ्रीका के तटों को देखिए, पश्चिमी तटों को, पूर्वी तटों को, आप ऑस्ट्रेलिया के तटीय भाग को देखिए, आप भारत के पश्चिमी पूर्वी तटों को देखिए। बात समझ रहे। इन तटों पर पाई जाने वाली वनस्पति और जंतुओं की जो प्रजातियां हैं उनमें समानता है। वैगनर एक बार ग्रीनलैंड घूमने गए। ग्रीनलैंड एकदम पूरा बर्फ से ढका हुआ है। उस बर्फ के अंदर उन्हें कुछ ऐसे जीवाश्म मिले, फॉसिल्स मिले उन जीव जंतुओं के और पेड़ पौधों के जो ग्रीनलैंड के एनवायरनमेंट में कभी सरवाइव नहीं कर सकते।
ऐसी वनस्पति, ऐसे जंतु तो सिर्फ भूमध्य रेखा के पास ही हो सकते। ये वैगनर के पास एविडेंस थे, बट ज्योग्राफिकली ये चीज कैसे संभव है, वैगनर इसका आंसर नहीं दे पाए। 1912 में वैगनर ने अपनी थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट या फिर महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया था, जिसके अनुसार उन्होंने कहा कि देखिए, बहुत प्राचीन काल के अंदर ये सारे महाद्वीप जो हैं ये आपस में जुड़े हुए थे, और ये बड़ा महाद्वीप जो है जिसे वैगनर ने क्या कहा, पेंजिया, ये भूमध्य रेखा के 0 डिग्री के नीचे था। इसके चारों तरफ पानी था, सब पानी से था, बड़ा महासागर था, एक बहुत बड़ा महासागर। इसे वैगनर ने नाम दिया पेंथालसा। इस बड़े महासागर को वैगनर ने क्या नाम दिया, पेंथालसा। वैगनर का कहना था कि कालांतर के अंदर ये बड़ा महाद्वीप जो है, ये पेंजिया, ये 2 टुकड़ों में टूटने लगा। ये कुछ इस तरीके से 2 टुकड़ों में टूटा। ऊपर वाले भाग को वैगनर ने कहा है अंगारा लैंड, और नीचे वाले भाग को उसने कहा गोंडवाना लैंड। कहीं कहीं पे आपको अंगारा लैंड के साथ साथ लॉरेंशिया भी लिखा हुआ मिलेगा। लॉरेंशिया, अंगारा या लॉरेंशिया एक ही बात। अंगारा और गोंडवाना लैंड जब अलग हो रहे तो इनके बीच में एक बहुत बड़ी दरार आ गई। इस दरार के अंदर पानी इकट्ठा हो गया। बात समझ रहे? इस दरार के अंदर क्या हो गया, पानी इकट्ठा हो गया। इससे जो सागर बन गया इनके बीच में, उसे नाम दिया गया टेथिस सागर। धीरे धीरे क्या हुआ, ये अंगारा लैंड जो है ये ऊपर की तरफ आगे बढ़ने लगा, उत्तर की तरफ, और साथ ही साथ टूटने भी लगा। तो वर्तमान में आप देखें कि हमारा जो यूरेशिया है, यूरोप और एशिया, यूरेशिया पूरा, हमारे पास यहां पर है ग्रीनलैंड, हमारे पास है उत्तरी अमेरिका, है ना। इन सभी का निर्माण जो हुआ है, उत्तरी अमेरिका यहां लिख देता हूं मैं, इन सभी का निर्माण जो है वो अंगारा लैंड से हुआ है। जबकि आप देखेंगे नीचे अफ्रीका महाद्वीप, इधर देखेंगे तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, भारत और ऑस्ट्रेलिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया, इन सभी का निर्माण जो हुआ गोंडवाना लैंड से हुआ है। बात समझ रहे? ये वैगनर की थ्योरी थी। साथ ही साथ उसने कहा कि भाई ये जो टेथिस सागर था इसका अस्तित्व अब नहीं है। अंगारा लैंड जब आगे बढ़ा तो इसके पीछे पीछे गोंडवाना लैंड की भूमि भी आगे बढ़ी, और जिससे वापस से अंगारा और गोंडवाना लैंड जब पास में आए तो इनके बीच का जो टेथिस सागर था ये समाप्त हो गया। जबकि ये जो पेंथालसा बड़ा महासागर था ये आज का प्रशांत महासागर। वैगनर की थ्योरी को किसी ने भी नहीं माना। 1930 में वैगनर की मृत्यु भी हो गई, परंतु 1955 में जाके वैगनर की थ्योरी को मान्यता मिली। क्योंकि तब तक क्या हुआ था, हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ चुके थे। आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानकारी हो गई। हमें पता चल गया था कि पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत है, जिसे भूपर्पट्टी कहा जाता है, उसके नीचे बहुत ही मोटी मोटी चट्टानें हैं, बहुत मोटी, लगभग 2900 किलोमीटर लंबी मोटी चट्टानें हैं, जिन्हें मेंटल कहा गया। क्या कहा गया? मेंटल। मेंटल के अंदर 7 बड़े और 15 छोटे टुकड़े हैं, जिन्हें प्लेट्स कहा गया। यानी मेंटल के अंदर क्या है, 7 बड़ी और 15 छोटी प्लेट्स है। मेंटल के भी अगर नीचे जाएंगे तो यहां पर पृथ्वी का तापमान इतना ज्यादा है कि चट्टानें जो हैं वो पिघली हुई अवस्था में। इसे कहा गया बाहरी कोर। बाहरी कोर कैसा है? द्रव है। इस द्रव को मैग्मा कहा जाता है। इस द्रव को क्या कहते हैं? मैग्मा। जो सबसे आंतरिक कोर है वो एक सॉलिड यानी कि ठोस गेंद के रूप में है, जिसे क्या कहा गया? आंतरिक कोर कहा गया। और आंतरिक कोर कैसी अवस्था में है? ठोस अवस्था। बेसिकली आप और मैं, हम लोग यहां रहते हैं भूपर्पट्टी। हमारे नीचे क्या? मेंटल। और मेंटल के नीचे क्या है? लिक्विड है। बात समझ रहे हैं? ये मैग्मा कैसा है? लिक्विड है। तो बेसिकली हमारा जो बेस है या हमारी पूरी जो पृथ्वी है वो इस मैग्मा के ऊपर टिकी हुई है, जो कि लिक्विड। ये कुछ कुछ ऐसा ही है जैसे आप कोई झील में या तालाब के अंदर हैं और आप, झील बहुत जमी हुई है, पूरी जम गई है झील, सर्दियों का मौसम है, मोटी मोटी सिल्लियां जम गई है।
आप आराम से खेल सकते हो, उस पर भाग सकते हो, आपको महसूस ही नहीं होगा कि ये सॉलिड ग्राउंड नहीं है। परंतु अगर झील के पानी में कोई भी हलचल होती है, मान लीजिए झील के नीचे ही भूकंप आ जाता है, तो ये सारी की सारी सिल्लियां बिखर जाएंगी, पूरा के पूरा जो ये मोटा मोटा तट था ये बिखर जाएगा, बेस सॉलिड नहीं है। तो ये बात साबित हो गई कि हमारा पूरा के पूरा जो ये हम जहां पर भी रहते हैं, ये भूपर्पट्टी है, जो क्रस्ट है, ये किस पर टिका हुआ है? ये मैग्मा के ऊपर टिका हुआ है। इस वजह से जब कभी भी मैग्मा के अंदर हलचल होती है तो ये सीधी मेंटल की प्लेटों पे असर करती है। मैग्मा के अंदर जब भी हलचल होती है सीधी कहां पर? मेंटल की प्लेटों के ऊपर असर करती है। बेसिकली ये बात सामने आई कि इस मैग्मा के अंदर लगातार एनर्जी वेव्स चलती रहती है, ऊर्जा की तरंगें चलती रहती है, जो इस मेंटल की प्लेट से टकराती है। बात समझ रहे हैं? अब देखिए, प्लेटों में जहां पर जोड़ है, क्योंकि हमारे पास 7 तो बड़ी प्लेटें हैं और 15 छोटी प्लेटें हैं, प्लेटों में जहां पर भी जोड़ है वहां जाके जब ये एनर्जी धक्का मारती है तो देखो, प्लेटें या तो एक दूसरे के पास आती हैं, एक दूसरे से टकराती है। जब प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो आते हैं भूकंप, या फिर ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती, ये प्लेटें क्या करती हैं? एक दूसरे से दूर जाती है। जब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो मैग्मा को बाहर आने का मौका मिल जाता है और ये मैग्मा फट के बाहर आता है। जब ये मैग्मा फट के बाहर आता है तो इसे कहते हैं लावा। और ये घटना क्या कहलाती है? ये घटना कहलाती है ज्वालामुखी फटने की घटना। और तीसरी बात हो सकती है कि ये दोनों प्लेटें जो हैं एक दूसरे के ऊपर इतना जोर लगाएं कि एक प्लेट ऊपर जबकि एक प्लेट इस प्लेट के नीचे चली जाए, कुछ ऐसा मामला हो जाए। तो इससे क्या होता है? इससे होता है पर्वतों का निर्माण। इससे क्या होता है? पर्वतों का निर्माण। वर्तमान में वैगनर की थ्योरी को मान्यता दी जाती है। वैगनर को एक बड़े ज्योग्राफिस्ट के तौर पर या आप भूगोलवेत्ता के तौर पर मान्यता दी गई है। वैगनर का बहुत सम्मान है, हमें वैगनर की थ्योरी जगह जगह काम भी आती है। भारत का भूगोल भी आप पढ़ोगे तो आपको वैगनर की थ्योरी काम आएगी। अब भारत के भूगोल में क्या है, थोड़ा सा अपन और एक चित्र बना लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। भारत की थ्योरी में क्या है आप देखिए, जैसे अभी अपन ने बात करी थी कि ये यूरेशिया महाद्वीप है ना, भारत जो है वो पहले ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर से जुड़ा हुआ था। ये टूटे, ऑस्ट्रेलिया अलग चला गया, मेडागास्कर अलग चला गया। तो भारत जो है वो गोंडवाना लैंड से टूट के आगे बढ़ा, और जब वो आगे बढ़ा तो सामने इसको यूरेशियाई प्लेट मिली और इसने जोर से इस प्लेट को टक्कर मारी। इस टक्कर के कारण जो है ये भूभाग ऊपर उठ गया और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। यानी कि यूरेशियाई प्लेट, या आप इसे अंगारा लैंड भी कह सकते हैं, और भारतीय प्लेट, या जिसे अपन कहते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, या फिर आप इसे गोंडवाना लैंड भी कह सकते हैं, इन दोनों की जब टक्कर हुई ना, इस टक्कर से क्या पैदा हुआ? हिमालय पर्वत पैदा हुआ। बात समझ रहे हैं? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की टक्कर से क्या हुआ? हिमालय पर्वत का जन्म हुआ। तो देखो, जो मैंने चित्र सबसे पहले बनाया था, एक बार वापस उसकी तरफ चलते हैं। एक बार मैं आपको थोड़ा और क्लियरली बता देता हूं। देखिए, जैसे अपन ये भारत का मैप ले लेते, ठीक है, तो भारत के जस्ट ऊपर वो अंगारा लैंड वाली भूमि या यूरेशियाई प्लेट वाली भूमि थी। तो जैसे ही ये टक्कर होती है तो भारत के उत्तर में एक बड़ी पर्वतमाला का निर्माण हो जाता है, कुछ इस तरीके से। हिमालय पर्वत कुछ ऐसा है, पीछे से पूंछ के जैसा है, ये हिमालय पर्वतमाला, ठीक है। परंतु देखिए, जब हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ ना, उससे पहले ही भारत में कुछ चीजें मौजूद थी। जैसे क्या मौजूद था भारत में? भारत में आप देखें तो यहां पर अरावली पर्वतमाला मौजूद, यहां पर विंध्याचल पर्वतमाला मौजूद, सतपुड़ा पर्वतमाला मौजूद थी, पश्चिमी घाट मौजूद था, पूर्वी घाट मौजूद था। यहां पे जाओगे तो गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियां मौजूद थी। बात समझ रहे? आप अगर और बात करो तो मालवा का पठार मौजूद था, दक्कन का पठार मौजूद था, कर्नाटक का पठार मौजूद था, छोटा नागपुर का पठार मौजूद था। तो बेसिकली अभी जो मैंने आपके सामने भारत के 5 भौतिक भूभाग लिखे थे ना,
उसमें सबसे पहले जो भारत का भौतिक भूभाग बनता है वो बनता है प्रायद्वीपीय भारत। क्या बनता है? प्रायद्वीपीय भारत। इस प्रायद्वीपीय भारत में कई सारे पुराने पठार हैं, जैसे मालवा, दक्कन, कर्नाटक, छोटा नागपुर, यहाँ पे मेघालय या शिलोंग का पठार है, कई सारे पुराने पठार है। साथ ही साथ इसमें कई सारी पर्वतमालाएं भी हैं, जिसमें अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, गारो, खासी, जयंतिया, ये सब किसका भाग है? ये सब भारत का प्रायद्वीपीय भाग है। प्रायद्वीप का मतलब होता है ऐसा भूभाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ये 1, 2 और 3। भारत एक तरफ बंगाल की खाड़ी, एक तरफ अरब सागर और एक तरफ हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले भारत के जो 5 भौतिक भूभाग है उसमें से किसका निर्माण हुआ? सबसे पहले निर्माण हुआ आपके प्रायद्वीपीय भारत का, जिसमें अनेक पठार और पर्वतमालाएं बनी। उसके बाद जब ये भूभाग अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड से टूट के यहां आया, तो फिर क्या बना? तब फिर बना हिमालय पर्वत बना। बात समझ रहे? अंगारा और गोंडवाना लैंड के बीच में मैंने आपको क्या बताया था? टेथिस सागर था। तो जब ये टक्कर हुई ना, तो टेथिस सागर जो है ना हिमालय के साथ ही ऊपर उठ गया। अब हिमालय में ठंड बढ़ी, बड़े बड़े ग्लेशियरों का निर्माण हुआ। ग्लेशियर होते हैं बर्फ के पहाड़। आप जैसे जैसे ऊंचाई पे जाओगे ना, गंगोत्री, यमुनोत्री, बोखरचू, है ना, सियाचिन, ये ग्लेशियर है जो सैकड़ों किलोमीटर लंबे हैं और बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो गर्मियां आती थी तो ये बर्फ के पहाड़ पिघलते थे। ये पिघले तो इनसे कई सारी नदियों का उद्गम हुआ, कई सारी नदियां निकली, जैसे सिंधु नदी निकली, है ना, सिंधु की सहायक, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज नदियां, ये सभी निकली। और बात करें तो गंगा, यमुना और उसकी गंगा की कई सारी सहायक नदियां जो हिमालय से आई। इन नदियों के द्वारा बहुत सारी मिट्टी बहा कर लाई, बहुत सारी मिट्टी लेके आए वो। जलोढ़ मिट्टी कहते हैं उस मिट्टी को, क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी या एलोवियल सॉइल। इस जलोढ़ मिट्टी के कारण क्या हुआ? ये भारत का जो मध्यवर्ती मैदानी भाग था ना, यहां पे ये मिट्टी आके जमा हो गई। इस मिट्टी के जमने से भारत के मध्यवर्ती मैदानों का जन्म हुआ। क्या बने? मध्यवर्ती मैदान बने। अब जैसी नदियां हिमालय से आ रही थी, वैसी ही नदियां इन पर्वतों से भी आ रही थी, जैसे नर्मदा नदी, जैसे नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो इन नदियों ने क्या किया? जहां जहां पर ये नदियां थी, इन्होंने अपने रास्ते में भी मैदानों का निर्माण किया। तो इनको अपन ने क्या नाम दिया? तटीय मैदान। फिर ये तटीय मैदान बने। और लास्ट में हमने बात करी, एक तरफ आप अपने हैं कौन से? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और एक तरफ हमारे कौन से थे? लक्षद्वीप समूह। बात समझ रहे? इनका निर्माण कई चरणों में हुआ है, कई चरणों में, यानी कि आज भी बन रहे। इनका निर्माण ज्वालामुखी गतिविधियों से भी हुआ, ज्वालामुखी से जो लावा बना। इनका निर्माण प्रवाल भित्ति या मूंगे की चट्टानों से भी हुआ, भूकंपों से भी हुआ, है ना। तो ये भारतीय द्वीप समूह तो लगातार बनते रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो भारत का सबसे पुराना प्राचीन भाग कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत, उसके बाद हिमालय पर्वतमाला, मध्यवर्ती मैदान, तटीय मैदान और भारतीय द्वीप समूह। बात समझ रहे? ये है भारत के बड़े बड़े 5 भौतिक भूभाग। पहला नंबर हिमालय पर्वतमाला, दूसरा मध्यवर्ती मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय भारत, चौथा तटीय मैदान और 5वां भारतीय द्वीप समूह। ठीक है, अब देखो बारी बारी से अपन एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेंगे हिमालय पर्वतमाला को। ठीक है, मैं हिमालय पर्वतमाला ले रहा हूं। देखिए, हिमालय पर्वतमाला आप जब भी पढ़ोगे ना, तो इसके साथ आपको कुछ शब्द पढ़ने पड़ेंगे। देखो, हिमालय पर्वतमाला का निर्माण जो है वो प्लेटों की टक्कर से हुआ है ना। तो सबसे पहली बात तो हिमालय जो है यह एक नवीन और वलित पर्वतमाला है। हिमालय कैसी पर्वतमाला है? नवीन। नवीन क्यों है? क्योंकि इसका निर्माण बाद में हुआ है। वलित का मतलब होता है मोड़दार।
वलित का मतलब क्या होता है? मोड़दार। इंग्लिश में लिखो तो फोल्डेड। फोल्डेड माउंटेन कब बनते हैं? जब प्लेटें एक दूसरे से बहुत ज्यादा घर्षण करती है ना, तो क्या होता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक प्लेट चढ़ती जाती है। बात समझ रहे हैं? इससे फोल्डेड माउंटेन बनते हैं। हिमालय जो है ये विश्व का नवीन पर्वत है, क्योंकि इसका निर्माण बाद में हुआ है, प्लस फोल्डेड है। इसमें क्या है, एक के ऊपर एक प्लेट चढ़ी हुई है। ऐसा बकायदा आपको देखने को मिलता है। कोई एक ही ऊंचा पहाड़ नहीं निकला हुआ है, उसके नीचे कई सारे छोटे छोटे जो है पर्वत जो है वो निकले हुए हैं। बात करें हिमालय का विस्तार, तो देखो हिमालय का विस्तार अगर मैं यहां से करूं उत्तर में, तो यहां पर है लद्दाख पर्वत और यहां पर है नामचा बरवा। कौन सा? नामचा बरवा। तो हिमालय का विस्तार पर्वतों के बीच में तो कहां से कहां तक है? लद्दाख से नामचा बरवा। और नदियों की बात करूं तो यहां से एक नदी निकलती है, सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। सिंधु से लेके यहां पर एक नदी निकलती है जिसको आप कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। तो सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी। ऑलमोस्ट आप अगर देखें तो ये टोटल जो लंबाई हो जाती है ये 2500 किलोमीटर की हो जाती है। बात समझ रहे? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितनी हो जाती है? 2500 किलोमीटर की हो जाती है। अगर हिमालय के बारे में कहें कुछ विशेषताएं, तो हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। हिमालय क्या है? विश्व की सबसे ऊंची। एवरेज ऊंचाई जो है हिमालय की लगभग 6500 मीटर के लगभग है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। हिमालय से ऊंची पर्वतमाला और कोई नहीं। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन ऐसा करूं कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर यह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। यह विश्व की कैसी? सबसे लंबी पर्वतमाला। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या हुआ। बेसिकली अगर पश्चिम से पूर्व शब्द आया है तभी आप हिमालय को विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कहेंगे। क्या मतलब इसका? देखो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है वो है एंडीज। विश्व की सबसे लंबी कह रहा हूं मैं, देखो लंबी शब्द होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। कहां पर है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर। एंडीज क्या है? उत्तर से दक्षिण यूं फैली हुई है, जबकि हिमालय कैसे? पश्चिम से पूर्व इस तरीके से फैली हुई है। तो नो डाउट एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। परंतु अगर मैंने ये कह दिया कि वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो फिर अपना आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय। बात समझ रहे? अब देखो हिमालय के अंदर ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है विश्व की? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर। ये वैसे पड़ती है कहां पर? नेपाल में। पर है किसका भाग? हिमालय पर्वतमाला का ही भाग। बात समझ रहे? तो ये हिमालय की बेसिक जानकारी। अभी हमें हिमालय का पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ना है, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि हिमालय को जो है कितने भौतिक भूभागों में बांटा गया है, कितने क्षेत्रीय विभागों में बांटा गया है। अभी हम उसकी बात करते हैं। बट पहले जो मैंने आपको ये बताया, जो अभी थ्योरी बताई, आप उसकी बात कर लीजिए। देखिए हिमालय पर्वत श्रेणियां जो हैं सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। हिमालय दुनिया के सबसे उबड़ खाबड़ पहाड़ों और अवरोधों में से एक है। इन्हें युवा पहाड़ भी कहा जाता है, नवीन पहाड़ भी कहा जाता है। हिमालय भारत की उत्तरी सीमा के साथ साथ चलता है, भारत की सीमा है। हिमालय एक चाप बनाता है जो लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है। कश्मीर में हिमालय की चौड़ाई 400 किलोमीटर के लगभग है। अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर जाती है। मतलब ये आगे चलते चलते ना सिकुड़ती जाती सिकुड़ती जाती सिकुड़ती जाती। पूर्वी भाग की तुलना में ये पश्चिमी भाग है। पूर्वी भाग की तुलना में पश्चिमी भाग में ऊंचाई भिन्नताएं अधिक है। इसके अनुदैर्ध्य में 3 समांतर पर्वतमाला है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। बेसिकली कह रहा है कि हिमालय जो है, टोटल हिमालय में 3 शाखाएं चलती है, 3 रेंजेस चलती है, उत्तर हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, या उसको आप हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो अपन बात कर रहे हैं, हिमालय का विभाजन। देखो हिमालय का विभाजन जो है वो 2 तरीके से किया जा सकता है।
या तो हिमालय का जो विभाजन है वो भौतिक विभाजन कर सकते हैं हम, जो कि ऊंचाई के आधार पर है। हिमालय का ये वाला विभाजन किस आधार पर है? ऊंचाई के आधार पर। ठीक है, जैसे आप देखोगे कि हिमालय पर्वत जो है इसमें क्या है, 3 श्रेणियां हैं। सबसे पहले जो श्रेणी चलती है उसे बोलते हैं उत्तर हिमालय। ये हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है, ऑलमोस्ट इसकी ऊंचाई 6000 मीटर के लगभग। इसी के नीचे एक और पर्वत श्रेणी चलती है यूं, जिसे अपन कहते हैं मध्य हिमालय। मध्य हिमालय की जो औसत ऊंचाई लगभग 3000 से लेके 4500 मीटर के लगभग। और तीसरा पार्ट जो यहाँ पे चलता है उसको अपन बोलते हैं दक्षिण हिमालय, या फिर अपन इसको बोलते हैं शिवालिक, या फिर अपन इसको क्या बोलते हैं, शिवालिक, जो औसतन कितना है 1000 से 1500 मीटर के लगभग। तो ऊंचाई के आधार पर आप देखें तो उत्तर हिमालय, मध्य हिमालय और दक्षिण हिमालय। बात समझ रहे? हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। ठीक है, जबकि क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर देखें तो ये क्षेत्रीय विभाजन जो किया गया है ना, ये नदियों के अकॉर्डिंग किया गया है। किसके आधार पर? नदियों के अकॉर्डिंग। कैसे किया देखो, जैसे आप देखो यहां पर एक अपनी नदी है सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु। सिंधु के आगे एक नदी आती है सतलुज। सिंधु से सतलुज नदियों के बीच का जो हिमालय है उसे क्या कहते हैं अपन? पंजाब हिमालय। सिंधु से सतलुज। बात समझ रहे? फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे, एक और नदी आएगी काली। नगली नदी कौन सी है? काली। सतलुज से काली नदी के बीच का जो हिमालय है उसे क्या कहते हैं अपन? कुमायूं हिमालय। क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय। काली से और आगे चलोगे तो एक नदी आती है तीस्ता, दार्जिलिंग के पास से निकलती है तीस्ता नदी। तो काली से तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है उसे अपन क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय। और फिर काली से लास्ट में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका कई कई नाम दिहांग भी मिलेगा, लोकल नाम है दिहांग। काली से लेके दिहांग नदी के बीच का जो हिमालय होता है उसे ये क्या कहते हैं? असम हिमालय। तो ये क्या है? हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन। बात समझ रहे? भौगोलिक विभाजन अलग है, क्षेत्रीय विभाजन अलग है। दोनों को अपन विस्तार से पढ़ेंगे, जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी पे बात करेंगे। लेक्चर ये थोड़ा लंबा हो जाएगा तो इसको मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। तो ये वाला पार्ट मैं यही खत्म करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर जैसे अपन शुरू करेंगे उसमें अपन हिमालय का ये विभाजन करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। जो मैंने वैगनर की थ्योरी वगैरह बताई उस पर थोड़ा ध्यान देना, वो क्या है बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए बहुत जरूरी है। चाहो तो उसके अपने नोट्स भी बनाओ। ठीक है, तो ये लेक्चर अपन यही खत्म करते हैं। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।